नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी को पता है मेरे द्वारा आप सभी को सीटीपी का जो सीटेट के लिए मैराथन लगातार दिया जा रहा है। आप सभी को कल की क्लास में टॉप 50 जो सीटेट का क्वेश्चंस मिले था सीडीपी के लिए, आज आपके लिए सीडीपी में 30 क्वेश्चन होंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपका प्राइमरी लेवल हो या आपका जूनियर लेवल हो, दोनों लेवलों के लिए आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। दोस्त, तो आप सभी एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने आंसर को पिन करते चले जाएंगे। तो आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी इसे आंसर दीजिए क्या सही होने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? करा समावेशी शिक्षा का पृथक्करण का, करा मुख्य धारा शिक्षण का, या करा एकीकृत शिक्षा का। दोस्तों, जो यह क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार 2009 जो था, आरटीई 2009 की बात करता है। आरटीई 2009 जो कहता है वह कहता है जो हमारी किसकी वकालत करता है? समावेशी का करेगा कि पृथक्करण का करेगा? एक बार आप सभी कमेंट करेंगे तो आपको पता है कि आपका करेगा समावेशी शिक्षा का। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड नंबर के लिए। दोस्त, अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखिए और आप सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप सभी के लिए जो क्लासेस दी जा रही हैं वह आपको दिखेंगे जब आप पेपर देके आएंगे सीटेड का, तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में हूबहू क्वेश्चन फंसेंगे। तो बस आप सभी को चीजों को समझना है और क्लास को एंजॉय करना है। बस मजाक से आप अच्छे से पढ़ते रहे। बात कर लेते हैं कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है। कर मुख्य धारा शिक्षा होगा, या कर विशेष शिक्षा होगा, या कर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा होगा, या कर समावेशी शिक्षा होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे करा कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय, मतलब जो एक नियमित विद्यालय की बात कर रहा है व्यवस्था में सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है। तो आपको पता है कि समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा कहता है जो समावेशी क्लासरूम की जब बात करते हैं तो क्लासरूम की बात करेंगे जब समावेशी शिक्षा की, तो उसमें कहता है कि सामान्य और विशिष्ट दोनों बैठेंगे। सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, मतलब इस क्लासरूम में समान विशिष्ट दोनों बैठेंगे। और विशिष्ट में जो होता है उसे आपको पता है विशिष्ट में प्रतिभाशाली होगा, श्रवण बाधित होगा, या दृष्टि बाधित होगा, या फिर आपका अपवंचित बालक हो गया, या आपका मूढ़ बालक हो गया, किसी तरीके का बालक अगर आपका पिछड़ा बालक हो गया, तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वह आते हैं विशिष्ट बालक। तो आपको विशिष्ट बालक को भी सामान्य बालक के साथ बैठाना है और आपको यही बात करा एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो वह है समावेशी शिक्षा में। ऑप्शंस आप सभी को समझ में आ रहा है, डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा मित्र। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। आप सभी आंसर देते रहे और क्वेश्चन को समझते रहे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और आप सभी कमेंट करेंगे। कह रहा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करा एक शिक्षक को चाहिए, एक टीचर को क्या चाहिए? करा कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। करा कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और विविधता देखा करे। करा कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। करा कि यह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्त और आप सभी जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक टीचर को क्या चाहिए? दोस्त, आप सभी कमेंट करेंगे। तो आपको पता है टीचर को जब आप क्लासरूम में हो, मतलब जब टीचर क्लासरूम में हो तो उसे किसी बच्चे का ऊपर भेदभाव नहीं करना, चाहे किसी भी श्रेणी से हो बच्चा, किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, कुछ भी हो,
तो उसे किसी बच्चे के ऊपर भेदभाव नहीं करना है और उसे समान तरीके से, जैसे हर बच्चे को आप एक नजर से, हर बच्चे को एक नजर से आप देखें। जब हर एक बच्चे को एक नजर से देखेंगे तो आपका विकास होगा, आप एक अच्छे टीचर होंगे और बच्चे का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चा अपने आप को आपकी क्लास में सेफ महसूस करेगा, चीजों को समझ अपने तरीके से कहने के लिए आपको आपके सामने प्रस्तुत कर पाएगा, चीजों को अपना जो सोचता है, जो आपके अपने उसके विचार में आते हैं, वो आप टीचर के रूप में आप उसके बच्चों को सुनिए। तो आपका क्या है कि एक शिक्षक को चाहिए क्या करा, एक विशेष संस्कृतियों अरे देखिए, जब आप यहाँ पे बात कर रहा है एक विशेष, किसी एक विशेष संस्कृति, एक विशेष समुदाय की बात कर रहा है, कर बढ़ावा दे, क्या आप भाई साहब ऐसा कर रहे हैं कि किसी एक संस्कृति या एक समुदाय को आप बढ़ावा देंगे? तो आप ऐसे टीचर अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप टीचर हैं। तो टीचर के रूप में आपको क्या करना है कि जो टीचर के रूप में, इसका मतलब है कि आपको किसी की भेदभाव नहीं कर, कुछ भी हो जाए। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। करा वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं और वीरताओं को अनदेखा करे। जब अनदेखा हो गया तो यह भी निगेटिव हो नहीं हो गया। फिर कह रहा है वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है। तो आपको पता है कि सही बात है, वह कक्षा कक्ष में, वह क्लासरूम में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे और उसका महत्व दे, हर संस्कृतियों को महत्व दे और उसका सम्मान करते करते रहना चाहिए टीचर को। ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। कर वह विद्यार्थियों के बीच तुलना, भाई साहब किसी भी हद तक हर बच्चे में किसी भी बच्चे से तुलना किसी बच्चे से नहीं करना है, अधिकतम करेगा। तुलना बार बार करेगा तो उससे बच्चे क्या है, बीच में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाएगी और बच्चे एक दूसरे में लड़ने झगड़ने लगेंगे। इस आधार पर आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड का जो होगा वह होगा सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर के लिए आप सभी क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी जवाब देंगे। दोस्त करा कि बच्चे क्या करा, क्वेश्चन करा बच्चे प्रभावी रूप से, करा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। वाह, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। वाह, वे पाठ पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। करा वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। करा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। करा शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वह बच्चों के पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। देखिए बच्चे प्रभावी रूप से कब सीख, जब बताइए आपके जब क्लासरूम में बच्चा होता है तो सबसे अच्छा कब वो सीखेगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इस पर दिख रहा होगा कि वे पाठ पुस्तक में दिए गए प्रश्नों तथ्यों को याद करेंगे। देखिए जब हूबहू नकल कर रहा है, याद करना आपको पता है एनसीएफ विरोध करता, किसी बच्चे को याद करना नहीं है, उसके समझ पर जोर देना है, उसके ऐसा आप विकास कीजिए बच्चा समझदार हो सके, अपने आप से चीजों को कर सके, रचनात्मक बच्चा बन सके, सृजनशील बच्चा बन सके। तो आपको ऐसा करना, याद करने में उसमें क्या सृजनशीलता होगी, तो इस वजह से आपका यह नहीं होगा। कर वह श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। भाई जब श्यामपट्ट पे जो टीचर लिख दिया है आप उसको नकल कर लिए, तो उसमें कौन सा गुण आप क्या उसमें अलग कर दिए, कुछ नहीं, इसलिए आपका यह भी नहीं। करा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो गतिविधियां खुद से करेंगे, कार्यों को खुद से सीखेंगे, तो बच्चे का विकास होगा। विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। इस आधार पर आपका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाए। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं के बच्चों से पूर्ण रूप से नियंत्रित। ठीक है, टीचर को नियंत्रित नहीं करना। जब आप टीचर के रूप में, ठीक है, टीचर का मतलब है जब आप अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को ऐसा समझाइए, अगर बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो ऐसे शिक्षा दीजिए, ऐसी नैतिक शिक्षा दीजिए कि बच्चे में सुधार हो जाए। आपको मारना पीटना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आप मार पीट करके डांट डपट करके उसे कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते हैं, यह निश्चित है। इस आधार पर आपको टीचर है तो आपको बच्चों को सिखाना है, नियंत्रित नहीं करना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें नंबर के लिए दोस्त आप क्वेश्चन देखेंगे और आप बताएंगे क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसे आप देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। करा कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे होने चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, करा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, करा पूछने से रोकना चाहिए, करा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों जब बच्चा क्लासरूम में प्रश्न पूछ रहा हो तो टीचर को क्या करना चाहिए, आप यह क्वेश्चन ऐसा पूछा है, अगर पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बच्चा पूछ लिया तो आप हतोत्साहित करेंगे, उसे निगेटिव कुछ भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप निगेटिव भर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बच्चे को सिखा नहीं रहे, बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं। बच्चा अब सीखने में
वह आपकी क्लास में रुचि नहीं लेगा। इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अगर पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जैसे बच्चा पूछा और तुरंत आप कहेंगे तुरंत बढ़ जाओ, डांटेंगे, ऐसा नहीं। बच्चा अगर पूछ रहा तो उससे कहो बेटा पूछो, जो भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी आपको पूछना है उसे मुझसे पूछो। और जब वह बच्चा पूछेगा तो आप उससे सरलता पूर्वक, एक संगठित रूप से, एक सरलता समग्रता के साथ अच्छे से उससे बच्चे को बताएं। जब बच्चे को आप बताएंगे तो बच्चा अपने आप को सहज महसूस करेगा, और जब बच्चा सहज महसूस करेगा तो आपके क्लास में वह जिज्ञासा उसमें हो जाएगी, सर से अब जो भी क्वेश्चंस रहेगा वह पूछे की चेष्टा करेगा। तो पूछने से रोकना चाहिए तो यह भी नहीं, करा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, बेटा ठीक है तुम ऐसे पूछते रहो चीजों को, जो तुम्हें नहीं आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे पूछो, मैं तो बताऊंगा आपको। इस आधार पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्त। 6 नंबर के लिए आप देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए और आप जवाब। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होती है। कर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कर निर्देश एवं संचालन, कर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, या कर कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए एक मुख्य रूप से मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, मतलब आपसे पूछ रहा निगेटिव ढूंढने की बात करा तो कौन सा ऑप्शन निगेटिव होगा, इससे हमें आपको ध्यान देना है। और आप सभी देखिए क्वेश्चन को पढ़िए फिर आप जवाब दीजिए। तो दोस्त आप देख रहे होंगे पुनरावृत्ति और अभ्यास, तो या तो देखिए एक तरीके से या तो निगेटिव में आता, लेकिन सबसे निगेटिव कौन है इसे हमको देखना है। जब आपको ऐसा लगेगा, अगर यहीं से आपको पूछ लिया जाता कि सबसे पॉजिटिव क्या होगा, जब सबसे पॉजिटिव पूछा जाता तो आपका अन्वेषण पारस्परिक क्रिया हो जाता, लेकिन आपसे पूछा सबसे निगेटिव क्या है। निगेटिव इसमें तो निर्देश और संचालन भी हो सकता है या पुनरावृत्ति अभ्यास भी हो सकता है, लेकिन सबसे निगेटिव कौन सा होगा, वह होगा कंठस्थीकरण या स्मरण। मतलब किसी भी हद तक आप जान लीजिए, अगर आप क्लास में रट्टा मार रहे हैं, अगर बच्चे को रट्टा मारने के लिए आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है सबसे निम्नतम स्तर, सबसे लो स्तर की बात कर रहे हैं। बच्चा किसी भी हद तक उसके बच्चे का विकास नहीं हो सकता, या निश्चित है, क्योंकि जब बच्चा रट्टा मारेगा तो हूबहू इस चीजों को बोलेगा, और बोलेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे में सृजनशीलता, रचनात्मकता की भावना, चीजों का विकास नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में दोस्त। तो आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं सबसे नेगेटिव पूछ रहा था, सबसे नेगेटिव होगा वह होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 के लिए दोस्त, आप सभी कमेंट करेंगे, करा कि 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप जवाब देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का, कौन सा स्तंभ का कि बच्चों को स्तंभ खा में, मतलब स्तंभ का है और स्तंभ खा है में उनकी प्राथमिकताओं विशेषताओं का के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। मतलब स्तंभ का और स्तंभ खा किसमें मिलेगा, आपको मिलान करना है। तो कह रहा है कि प्रतिभाशाली कहां पे जाएगा, या कह रहा है कि प्रतिभाशाली धारा प्रवाह बढ़ने में कमी होगा, कर अधिगम असक्तता की सोच सकता है, कर मूल समाधानों के बारे में, कर सृजनात्मक आदत है, कर आसानी से विचलित होने की, या कर कि अवधान कमी अत सक्रियता व्यक्तिक्रम है, या फोर्थ करा शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीख योग्यता। आपको मिलान करना है जैसे प्रतिभाशाली कहां जाएगा दोस्त, प्रतिभाशाली किस ऑप्शन पे जाएगा, जैसे या पहला है और या दूसरा है और या तीसरा है और या चौथा। तो आप देखिए प्रतिभाशाली किधर जाएगा। प्रतिभाशाली का गुण क्या होता है, वह क्या करता है, वह प्रतिभाशाली क्या करेगा, वह शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। प्रतिभाशाली में क्या यही गुण पाया जाता, फोर्थ वाला। तो पहले का ए का कहां पे जाएगा, फोर्थ में। और अब बी देख लीजिए, बी सी डी। अब कह रहा कि अधिगम असक्तता सोच सकता है किससे, जिसमें अधिगम असक्तता होगी वह किधर जाएगा, वह होगा धारा प्रवाह में कमी। किसमें होगा, धारा प्रवाह में कमी हो जाएगा। फिर कह रहा सृजनात्मक किसमें जाएगा, जो सृजनात्मक बच्चा होगा वह क्या जाएगा, वह जाएगा मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है।
कैसे हमें समाधान करना है, क्योंकि सृजनशील बालक क्या होगा, वह में सृजनशीलता पाई जाएगी, तो अब मिलान करेगा किससे, ऑप्शन से बी से, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता, ऑप्शन से दूसरा हो जाएगा सी का। और डी का देखिए, अवधान कमी असक्रियता व्यतिकरण होगा, वह होगा धारा, वह होगा किसमें, वह हो जाएगा आसानी से विचलित हो जाते हैं, मतलब डी का सी हो जाएगा, मतलब तीसरा हो जाएगा। तो आप देखिए, तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, 4 1 2 3, 4 क्या हो रहा है, 4 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाए, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे कूट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सकता है कि मिलान करने के लिए कि किससे क्या मिलान होगा, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आ सकते हैं 7 नंबर की तरह। तो आप देखिए 8 नंबर की, देखिए बच्चों की गलतियां कैसे हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए काकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, कर अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, या करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, करा प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। जी दोस्त, 8 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करा बच्चों की गलतियां अगर बच्चे गलतियां करते हैं उससे क्या मतलब होता है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहा करके तुरंत आप सुधार देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नई चीजें डेवलप हो सकती हैं, चीजें बदल सकती हैं, अच्छे से बच्चे का विकास हो सकता है। त्रुटि करना कोई एक गलती नहीं है, त्रुटि के माध्यम से हम सभी सीखते हैं। त्रुटि के माध्यम से धीरे धीरे जब त्रुटि करते जाते हैं उसमें सुधार होता जाता है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि जब आप त्रुटि नहीं करते हैं। आप भी सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आप सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप शुरू में बहुत ज्यादा गलतियां करते रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और चीजों में आप धीरे धीरे गलतियां कम करते चले गए, तो आपको लग गया होगा बच्चे की गलतियां क्या है, बार बार अभ्यास करने के लिए क्या कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ऐसा नहीं, तुरंत की बात नहीं। करा अधिगम का एक भाग है, जी अधिगम का एक भाग है, और करा तथा उन्हें विचारों में अंतर्दृष्टि देती है, जी ऑप्शन से उन्हें विचारों में अंतर्दृष्टि देती है, या बात सही है। करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो नहीं भाई साहब, महत्वहीन नहीं है, महत्व है इसका, महत्व, त्रुटियां करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, त्रुटि नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप सीख नहीं रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यह भी हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, तो इसी वजह से नेगेटिव हो गया। अगर प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो यह भी नहीं, त्रुटि करने से कैसे आप कह सकते हैं कि प्रदर्शित करें कि बच्चे लापरवाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, तो आपका ऑप्शन से बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के लिए दोस्त आप सभी कमेंट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी अपना जवाब दीजिए। करा सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को मित्र शेयर करते रहिए, और जितना शेयर करेंगे और मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे द्वारा लाया जाएगा। देखिए, यह पेपर जो सीडीपी का, जो आप सभी का सीटेट का पेपर होने वाला है, जो सीडीपी का पार्ट है, वह आप सभी को, आप निश्चिंत रहिए, आपको लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से चीजों को सरलतापूर्वक, और आपको पता है कि आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, आपको अब बस आपको रिवीजन करना, कभी भी आपका डेट हो सकता है, कभी भी आपका पेपर हो सकता है, तो आपको लगातार अपने ऊपर वर्क करना है, चीजों को समझना है। तो कह रहा है मूल्यांकन को, हमारा क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन को क्या होना चाहिए, कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, कह रहा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, कह रहा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, करा कि एक अलग गतिविधियों के रूप में ले। मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन अगर मूल्यांकन की बात कर रहा दोस्त, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जहां तक आपको पता है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, भाई मूल्यांकन सिर्फ नंबर के लिए तो नहीं, बच्चे में सुधार लाइए, बच्चे में ऐसा सुधार लाइए कि बच्चा अगली बार से उसको सुधार करके अपने कार्य को प्रगति दे पाए, अपने आप को अपने प्रगति रूप से एक अच्छे रूप से आगे बढ़ सके, और अपने समस्याओं का समाधान करते हुए आगे निकले। तो केवल नंबरों के लिए तो नंबर के लिए, अब भाई साहब कितना, अगर मान लीजिए आपने नंबर पा भी गए, लेकिन आप में सृजनशीलता, आप में रचनात्मकता, आप में क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप कभी भी भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते, या तो निश्चित है। तो आप नंबर के लिए कुछ भी नहीं, नंबर से कुछ होने वाला नहीं। आपको लग रहा है कि अब देखिए आपका कंपटीशन का जमाना है, तो आपको यह भी है कि
नंबर से सब कुछ आपको नौकरी नहीं मिल रही है। जब आप नकल मार कर चीजों को अलग तरीके से सोच करके नंबर पाते हैं, तब आपका आपका भविष्य है। सिर्फ अगले क्वेश्चन की बात कर, आप ऑप्शंस की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो अभी कुछ नहीं। करा एक अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं मूल्यांकन। तो करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है तो मूल्यांकन उसका एक भाग होना चाहिए, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9 का ए ऑप्शन। सभी मित्र को समझ में आ गया होगा, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को या चीजें जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है सभी को समझ में आ रहा होगा। 10 नंबर के लिए आप सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। कर रचनात्मक क्वेश्चन देखिए, कर रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। कर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। कर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। कर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। कर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार आपको ढूंढना है। अधिगम क्या है? रचनात्मक दृष्टिकोण से बात कर रहा है, और आपसे कोई रट्टा मारने की चीजें नहीं, रचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, उससे आप ढूंढ करके बताएंगे दोस्त। तो सभी भाइयों आप देख रहे होंगे, या क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, तो निष्क्रिय प्रक्रिया तो एकदम नहीं है। अगर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, सिर्फ जानकारी ले लेना एक अधिगम है क्या? नहीं, रचनात्मक दृष्टिकोण से पूछ रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग चीजें पूछ रहा है, रचनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा अधिगम क्या है, तो कह रहा जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, तो यह भी नहीं, रचनात्मक दृष्टिकोण ऐसा नहीं मानता है, या भी नहीं होगा। कर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होना चाहिए, तो या तो परिभाषा अधिगम की परिभाषा हो सकती है, लेकिन आपसे रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। रचनात्मक दृष्टिकोण का था एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इससे बच्चा सीखता है। अधिगम ऐसा होना चाहिए कि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया हो, तो वह रचनात्मक दृष्टिकोण से माना जाएगा। देखिए, आपसे दिख रहा होगा कि सी और डी भी सही दोनों लग रहे हैं, लेकिन आपको देखना है रचनात्मक दृष्टिकोण से पूछ रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो अब देखते हैं 12 नंबर के लिए। 12 नंबर के लिए देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसे पढ़ते हैं और फिर हम सभी समझते हैं। हम सभी इसे देखेंगे और समझेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करा कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी कैसा होते हैं? तो कह रहा है कि निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तरह का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर दोस्त आप देखेंगे और बताएंगे कौन सा होगा। 11 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। एक जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी कैसे हो जाते हैं? एक टीचर है और विद्यार्थियों की योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है, तो कैसा बच्चे सीखने लगते हैं? तो आप निश्चित हो जाते हैं, तो सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। देखिए, जब अगर मान लीजिए आप टीचर हैं और टीचर है, किसी बच्चे को आप देख रहे हैं, बच्चा सकारात्मक रूप से विश्वास है, योग्यताओं के उसके बारे में सकारात्मक रूप से विश्वास हो जा रहा है आपको, तो आप बच्चा अगर वह जान गया, तो विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, वह सीखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और सीखेंगे। उसे लगने लगेगा बच्चे को कि सर ने मेरे बारे में समझ लिया है, और मैं जो कर रहा हूं वह चीजें और उत्सुकता होकर के और प्रेरित होकर चीजों को समझने की कोशिश करेगा। इस आधार पर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होती है, या तो नेगेटिव है। का उत्साह भंग हो जाते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं, और बंद हो जाते हैं, या भी नेगेटिव हो जाए। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने पे आपको लग रहा होगा कौन सा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप सभी देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रयास करके, करा कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं की कंठस्थीकरण करने पर बल देकर के, करा बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, करा पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को
कि अव्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करने की क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब एक टीचर के रूप में आप जब बच्चों को किसी प्रभावी रूप से इफेक्टिव हो, आपके समस्या समाधान बच्चा कर सके, तो उसे कैसे मोटिवेट करेंगे। अगर आप पाठ पुस्तक से देखिए, पाठ पुस्तक सभी आप समझिए, जब पाठ पुस्तक की बात आ जाए तो पर्टिकुलर बात पाठ पुस्तक पे नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जो पाठ पुस्तक है, जो उसके सिलेबस है, उसको उसके जीवन से जोड़िए, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़िए, और पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे या उसके वातावरण से जोड़िए, तब बच्चे का विकास होगा। सिर्फ पर्टिकुलर उसके सिलेबस पर, उसके पाठ पुस्तक पर आधारित होकर अगर सिखाएंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। पाठ पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास, तो एक ही प्रकार से पुस्तक अभ्यास कराने से क्या मतलब, कुछ नहीं। अगर पाठ पुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण कराएंगे तो यह भी नहीं होगा। कंठस्थ स्मरण किसी भी हालत में नहीं कराना, यह भी गलत। अगर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित, जी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखने पे आपको लग भी रहा होगा। पाठ पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से समाधान लिखकर, ठीक है, पाठ पुस्तक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज समस्या समाधान लिख करके एक तरीके से रट्टा मारने की कोशिश किया जा रहा है। जब रट्टा मारने की कोशिश हो रहा है तो किसी भी हालत में बच्चे का विकास नहीं हो सकता है दोस्त। तो आप सभी को, सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा, सभी मित्रों को यह बातें समझ में आ रही होंगी। 12 का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे दोस्त और बताएंगे क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताएंगे। करा कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। कर निगमनात्मक विधि, कर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, कर परंपरागत विधि, या कर अंतर वैयक्तिक बुद्धि। कर अंतर वैयक्तिक बुद्धि, तो करे वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल है, मतलब खुद से सारी चीजें कर रहा है बच्चा, तो उससे क्या होगा, निगमनात्मक विधि से कोई मतलब नहीं। अधिगम करता केंद्रित विधि, ये बच्चा खुद से सारी चीजें कर रहा तो अधिगम करता है ना, विद्यार्थी तो एक अधिगम करता है, वह एक चीज लर्निंग के फॉर्म में है, एक सीखने के फॉर्म में है, बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा तो उस पर आधारित होकर स्वयं से कर रहा, प्रयास कर रहा, तो इस आधार पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत विधि, जो आपका परंपरा चली आ रही है, जो रूढ़िवादी विचार है, उस पर आकर के चीजें कर रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं से कर रहा। देखिए दोस्त, विद्यार्थियों की स्वयं पहल और प्रयास से, तो अगर स्वयं से प्रयास कर रहा तो करके सीख रहा है, कोई एक तरीके धड़े पे नहीं आ रहा है, किसी रूढ़िवादी विचार पर नहीं है, इस आधार पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अंतर वैयक्तिक बुद्धि से कोई मतलब नहीं, आप बुद्धि की बात नहीं करते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर के लिए। दो क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। कब होती है। कर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, कर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, कर अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं, कर संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो दोस्तों कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, 14 नंबर के लिए आप देखेंगे। करा देखिए, नीचे लिखी हुई स्थिति जिस सिद्धांत को दर्शाती है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है। पर्याप्त रूप से बच्चे खुद से अपने आप से महसूस करें पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तो ऐसा क्या होगा। देखिए जो उनमें क्या है, जो उनके संवेग है और उनके जो संज्ञान है, मतलब संज्ञान का मतलब जो उनके पास जानकारी है, जो उनके पास बुद्धि विवेक है, जो चिंतन की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, उससे क्या है, अलग नहीं हो सकती है, उससे या जुड़ा हुआ है, संभावना है, वह संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब संवेग और संज्ञान अगर जुड़े रहेंगे तभी तो किसी आपके बारे में, अगर देखिए कोई भी आपके दिमाग में अगर संवेग है, कोई आपके दिमाग में संज्ञान की बातें आती हैं, तो आपको कभी देखते हैं कि आप शांत में चले जाते हैं, या आप कभी वीर रस में चले जाते हैं, आप शांत रस में चले जाते हैं। तो आपका कोई बात संज्ञान में आने के बाद कभी आप करुण रस में चले जाते हैं। जब आपके पास कोई संज्ञान आता है तो उसके बाद आपका संवेग कैसा होता है, आप कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रभाव छोड़ता है जरूर।
जब प्रभाव छोड़ता है इसलिए अलग नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, तो अनुवांशिकता पर्यावरण से यहाँ कोई बात नहीं हो, अनुवांशिकता की कोई बात ही नहीं हो रही है, इस आधार पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा यह 14 नंबर क्वेश्चन, हमें पूरा विश्वास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए भाई साहब, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। देखिए आपके सामने आ गया सोशलाइजेशन चैप्टर्स। एक क्वेश्चन तो निश्चित है या निश्चित है कि आपका लिंग पूर्वाग्रह, प्राथमिक समाजीकरण, जैसे आपका द्वितीयक समाजीकरण, इस तरह के क्वेश्चंस निश्चित है आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको देखिए सीटेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको आरटीई पढ़ लेना है और एनसीएफ पढ़ लेना है और आपको समावेशी पढ़ लेना है और आपको और एनईपी पढ़ लेना है। अगर ये आप 3 पढ़ लेते हैं, 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो आपका लगभग 15 से 18 क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के आता है, सब घुमा फिरा के यहीं से आने वाला है। तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, तो प्राथमिक कौन होगा, विद्यालय क्या द्वितीयक है, सरकार क्या द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक, इसलिए आपका परिवार सबसे अच्छा ऑप्शन, परिवार क्या है, प्राथमिक है। तो प्राथमिक आपसे पूछ रहा है, प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। सभी भाई आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर के लिए। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन को, सर जीन पियाजे, दोस्त पढ़िएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया ना, जीन पियाजे और वाइगोस्की कोहलबर्ग से यहां से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, क्या सही होगा कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यार बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर और बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन 16 नंबर पढ़िए। जीन पियाजे का सिद्धांत आपको बताया गया है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने बताया जो बच्चे का ज्ञान बढ़ता है वह गुणात्मक रूप से बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसलिए आपको यह चीजें लिखाई गई हुई चीजों को बताया गया होगा, समझाया गया होगा कि जो आपका सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो, क्योंकि गुणात्मक रूप से उनके चरण जो है गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से जीन पियाजे का सिद्धांत आपसे पूछ भी रहा है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिए। देखिए जेंडर से आ गया ना, रूढ़िवादिता क्वेश्चन आ गया, जेंडर क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारण है। क्वेश्चन पढ़िए, जेंडर क्या है, जेंडर की बात करा, क्या जेंडर होता है, कौन सा होगा, या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको जान लीजिए या क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और आपसे पेपर में जरूर यहां से एक क्वेश्चन आएगा। जेंडर रूढ़िवादिता से जेंडर क्या है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछने वाला। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। आपको पता है जेंडर हम जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान या व्यवहार का मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और व्यवहार के मनोविज्ञान में तो हमें जो जेंडर के रूप में समाज देख रहा है वह समाज के द्वारा बनाया गया है, एक रूढ़िवादिता की बात करता है समाज। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान कर, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। हम सभी विकास के व्यापक आयामों में सही पहचान क्या है, सही पहचान कहिए, विकास के व्यापक आयामों में सही पहचान क्या है। हम सभी जो विकास के रूप में पढ़ते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं, वह देखते हैं किसमें, सही, आध्यात्मिक से। देखिए आध्यात्मिक हम सब नहीं पढ़ते, आध्यात्मिक से गलत, फिर यहाँ भी आध्यात्मिक लिखा है, यहाँ भी गलत करा। यहाँ पे आप देख रहे हैं शारीरिक व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व भी यहाँ से हो गया। करा शारीरिक संज्ञानात्मक, क्या कर रहा है, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप में हम विकास पढ़ते, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से हम सभी बच्चे के विकास को पढ़ते हैं। आपका डी ऑप्शन से समझ में आ गया है, सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। जो मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है, सभी बच्चों को, सभी
भाइयों को, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर के लिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ज्यादा फालतू को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फालतू की पढ़ करके कोई मतलब नहीं। करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपसे सही पूछ रहा है, कौन सा सही है। करेक्ट, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। करेक्ट, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषण है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। करेक्ट, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। करेक्ट, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। बुद्धि चैप्टर आप सभी से पूछा जाता है, प्राइमरी जूनियर दोनों लेवलों पे। और आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से क्वेश्चंस, और जहां पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है आपका डेनियल गोलमैन है, यहाँ सभी से बुद्धि से चैप्टर से पूछा जाता है, बुद्धि चैप्टर से आपको पूछा जाता है पेपरों में। तो आपको पढ़ना है, बताना है क्या हो जाए, आपको दोस्त बताना है क्या हो जाएगा। एक बार आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं दोस्त बुद्धि के बारे में, 19 नंबर क्वेश्चन करा कि एक बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षा स्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन तो नहीं, क्या नहीं होगा। अरे बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषांक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण तर्क शामिल है। सिर्फ स्मरण होगा नहीं, अनुवांशिक तो चीजें देखिए, कुछ चीजें सिर्फ अनुवांशिक नहीं है, जो आपका वातावरण उस पर भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिक है लेकिन कुछ प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह भी पूरी बात सही नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा रूप में, तो आपको पता है बुद्धि बहुआयामी, आपको पता है जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि की बात आपको गिरफोड़ करते हैं, बुद्धि का जो बहुआयामी का सिद्धांत है ना। तो ये सारी चीजें कहते हैं बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के रूप में परिमेय ना किए जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। बुद्धि अभिसारी रूप से, सिर्फ अभिसारी की बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर जिस फोकस पे, जिस पर आप सोच सकते हैं उसी पर एक चीजें पर पार्टिकुलर फोकस करके चलेगा बुद्धि, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका यह भी गलत हो जाएगा। आपका क्या होगा सही, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर के लिए देखेंगे दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहा है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। कर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, कर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, कर छोटे वयस्कों के रूप में। प्रोग्रेसिव शिक्षा क्या मानता है, प्रोग्रेसिव तो दोस्तों आप देखिए प्रगतिशील शिक्षा की बात करा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, किस तरह देखा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए मित्र। तो आपको पता है प्रगतिशील प्रोग्रेसिव कहता है शिक्षा, जॉन डीबी क्या है, या तो जॉन डीबी कहते हैं जो बच्चा करके सीख रहा है वही सबसे अच्छा है। करके सीखे, अपने ज्ञान का सृजन जो करे वह करके सीखे, चीजों को समझे और व्यवस्थित रूप से अपने ज्ञान को बढ़ाए। तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में होगा ऑप्शन से। जब करके सीख रहा तो सक्रिय अन्वेषक, अगर सक्रिय रूप से अन्वेषक खोज कर रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं, करके सीखने यहीं पे आ रहा बी ऑप्शन। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में तो या नहीं, करा स्लेटों के रूप में या भी नहीं, करा छोटे वयस्कों के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। समझ में आ रहा है सभी भाइयों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। लेव वाइगोस्की के बारे में क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। करा एक व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, करा एक निष्क्रिय गतिविधियां हैं, एक अनुबंधित गतिविधि है, करा एक सामाजिक गतिविधि। क्वेश्चन देखिए दोस्त और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए दोस्त और बताइए क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या होने वाला है। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे हम जानते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको पता है दोस्त, जब आप बात करते हैं लेव वाइगोस्की की, जब आप बात करते हैं तो लेव वाइगोस्की जो मानते हैं
वह लेवाइगोस्की मानते हैं जो बच्चा समाज से अंतःक्रिया करेगा और समाज से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करेगा, जिसमें उन्होंने खेल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मांगना है कि बच्चे खेल खेल में अपने सामाजिक जो समाज से अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख जाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये सामाजिक गतिविधि ऑप्शन डी करें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 22 नंबर के लिए। 22 नंबर के लिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? कर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कर विलंबित अनुकरण, कर विचारों की अनुक्रमणीयता, कर वर्तुल प्रतिक्रिया। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आपसे पूछ रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, मतलब पूर्व की बात कर रहा है, मतलब प्राक की बात कर रहा है, और दूसरे स्टेज का मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चों का गुण पूछ रहा है, और 2 से 7 वर्ष के बच्चे का गुण आप देखिए कौन सा मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, कि विलंबित अनुकरण, या विचारों की अनुक्रमणीयता। तो आपका क्या हो जाएगा, विचारों की अनुक्रमणीयता आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे रिवर्स नहीं हो पाते हैं, जहां बच्चे अपने विचार को रिवर्स नहीं कर पाते, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन। करा कि 23 नंबर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़िए। कर बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में पूछ रहा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बच्चों के अधिगम के संदर्भ में सबसे अच्छा कौन सा पूछ रहा है? बच्चों को सीखने के लिए, प्रेरित और सीखने के लिए उनकी क्षमताओं क्षमताओं केवल आनुवांशिकता से के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती हैं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमताओं को निर्धारित व सीमित करती है। अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अधिगम से बात कर रहा दोस्त, अधिगम से क्वेश्चन बात कर रहा, तो आप देखिए करा कि सीखने को बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल बात कर रहा। आनुवांशिकता सिर्फ होगा क्या अगर बच्चा कोई सीख रहा है सिर्फ आनुवांशिकता की बात है? नहीं, उसका वातावरण भी उसमें योगदान है। तो केवल लगना जाने से यहां से गलत हो जा रहा है और आनुवांशिकता पर सिर्फ फोकस कर रहा है। इसलिए आपका वातावरण भी साथ साथ होना चाहिए, सिर्फ आनुवांशिकता नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा। और बात कर लेते हैं बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता। देखिए सामाजिक बच्चे का अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग कुछ भी दिक्कत है क्या उससे निर्धारित होता है अधिगम कर पाना? बच्चा अधिगम अच्छे से करेगा अगर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि से अच्छा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे का विकास नहीं। देखिए बहुत से बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा, लेकिन उनका सीखने की क्या प्रक्रिया बहुत अच्छी है। देखिए बस आप में जो सिखाने वाला होना चाहिए, जो टीचर हो वह बच्चों को किसी अच्छे तरीके से बस अच्छे से समझा करके उसे मनोबलित करके उसे प्रोत्साहित करके चीजों को बस उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश करेगा तो हर बच्चा समझ जाएगा। सिर्फ आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छा व्यक्ति अच्छा बच्चा नहीं सीख सकता, सिर्फ ऐसा आप नहीं कर सकते, इसलिए आप भी गलत हो जाएगा। और अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंडित, तो पुरस्कार और दंडित करके अगर मान लीजिए लगातार आप पुरस्कार भी देंगे तो निरस्ता आने लगेगी। कुछ दिन बाद वह पुरस्कार के माध्यम से उससे उसकी लत लग जाएगी और वह बच्चा धीरे धीरे सीखने से कमजोर हो जाएगा, सीखने की नहीं करेगा और रुचियां उसकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। दंडित करना, तो आपको किसी बच्चों को दंड नहीं देना, यहां से गलत हो। अगर सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक है तो भाई सही है, बच्चे सीखना चाहते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं सीखने के लिए, लेकिन सिखाने वाला अगर सक्रिय ना हो तो बच्चा सीख नहीं सकता है। ये तो ऑटोमेटिक बात है, जो सिखाने वाला है उसको भी सक्रिय होना चाहिए। बच्चे तो सक्रिय रूप से स्वाभाविक होते हैं, अगर आप सिखा रहे हैं तो देखिए कोई बच्चा अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा सीखने की कोशिश करेगा और सीखेगा भी। ये आपका ऑप्शन से डी करेक्ट हो जाए। बात कर लेते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या सही हो। कर चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। कर अधोगामी शीर्षगामी, कर अपरिष्कृत
स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, करा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत चालक स्थूल की तरफ जाएगा, करा शीर्षगामी से अधोगामी। तो क्वेश्चन देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे होगा। यहां देखिए, यहाँ क्यों आपको फिल करना है, यहाँ पे फिल कहां से कहां जाता है। जब देखिए चालक विकास का क्रम किधर से होगा, यहाँ पे दो चीजें आपको फिल करना है। क्या भरा जाएगा, पहले क्या भरा जाएगा, तो पहले जो भरा जाएगा वह भरा जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की साथ। स्थूल जैसे आप देखिए, अगर एक पैर पे पहले आप देखिए, जब आप कोई चीजें चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो पहले आप देखते होंगे कि शुरू में जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो पहले पूरे हैंडल को और चीजों को व्यवस्थित रूप से एक स्थूल के रूप में, बड़े मात्रा के रूप में चीजों को व्यवस्थित रूप से एक्टिव रहते रहे होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे साइकिल को आप चलाते जाते हैं, टाइम बीतता जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप हैंडल को छोड़कर चलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी। तो आप यहां पे पहले क्या होगा, स्थूल, फिर होगा सूक्ष्म तक होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, 25 नंबर के लिए करा कि वह अवधि, क्वेश्चन पढ़िए, करा वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहचान करती उसे क्या कहते, करा मध्य बाल्यावस्था, या करा पूर्व संक्रियात्मक अवधि, या करा अवस्था की समाप्ति, करा किशोरावस्था। करा वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल की है। सबसे ज्यादा बात कर रहा है किसमें यह गुण आता है, किसमें आएगा, मध्य बाल्यावस्था में, या पुरुष क्रियात्मक अवधि में आएगा, या बाल्यावस्था की समाप्ति पर, या किशोरावस्था। तो आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में यह गुण आता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मित्र को समझ, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा 25 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, शिक्षणात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन और क्रिया संबंधों के सावधानी पूर्व नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना तथा सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का उपयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार आपसे पूछ रहा है, जीन पियाजे क्या कहते हैं। आप पहले उनके विकास को समझिए, उनके सिद्धांत को समझिए। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा सीखता है वह समाज से अंतःक्रिया नहीं करता। वाइगोस्की कहते हैं समाज से अंतःक्रिया करता है, लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा अपने खुद से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। अपने ज्ञान का सृजन करेगा और उस ज्ञान के सृजन के बाद वह अपने ज्ञान को उस व्यवहार में अपने ज्ञान को उतारेगा, अपने व्यवहार में उससे अपने ज्ञान को उतारता है। और आपसे पूछ रहा प्रेक्षात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन, तो यह मानते हैं अर्बन बंडूरा कहते हैं कि हम नकल करके सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। तो आपसे जीन पियाजे पूछ रहा है, यहाँ से गलत। को उद्दीपक अनुक्रिया कौन मानता है, थॉर्नडाइक मानते हैं, तो यहाँ से भी गलत। फिर कह रहा है कि वो पुरस्कार दंड के सिद्धांतों पर, यहाँ भी नहीं, पुरस्कार दंड के आधार पर पियाजे नहीं मानते। लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। सही बात है, जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, दुनिया में अपने समझ को, व्यवहार को, कौशल का प्रयोग करते जाता है, अपने ज्ञान को सक्रिय रूप से व्यवस्थित करते हुए चला जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। या आपका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और जीन पियाजे से आपको मिलता है। जीन पियाजे ने यह कहा है, जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। इस आधार पे आपका डी। 27 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, या समस्यात्मक वार्ता, या अहम केंद्रिता वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं। तो लेवाइगोस्की के बारे में पूछा, लेवाइगोस्की क्या कहेंगे, उससे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। हम जानते हैं निजी, हम जानते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त,
या क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्राइवेट स्पीच। अगर यहीं से पूछ लेता कि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं खुद से बातें करा तो अहम केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम केंद्रता कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा? वाइगोसी से पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन से आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर वहीं पे पियाजे होते दोस्त तो क्या होता? तो अहम केंद्रता होता। क्या होता? अहम। आपको समझ में आ गया होगा, सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को शेयर करते रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए, बस इतना आपको करना है। बस बड़े मात्रा में सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बड़े लेवल पर आप इसको सेंड करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। बस इतना आपको करना है। बस चैनल को अगर आप देखिए, जब आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिए, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे चीजों को और अच्छे से समझाने के लिए, चीजों को आपको सीख। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28 नंबर के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। तरह के खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या दर्शाती है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, या विकास विकसित जेंडर पहचान। देखिए भाई साहब, अगर आप देख रहे हैं खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंगों को विशिष्ट, मतलब एक कैटेगरी में बांटा है। ये चीजें करा कि जो यह व्यक्ति करता है, जैसे खिलौने कौन खेलेगा, अगर गुड़िया है तो लड़की खेलेगी, या कुछ उस तरह के हैं तो बच्चा खेलेगा, लड़का खेलेगा। पहनावे मतलब है लड़कियां जो अलग तरीके से पहनावे होंगी, लड़कों का अलग तरीके से। तो जो एक तरीके से विशिष्ट लिंग की पहचान कर रहा है, एक विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर रहा है, तो वह क्या किससे होने वाला है? आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जेंडर पक्षपात से क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी का करेक्ट। किसी विशिष्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब यह चीजें वही करेगा, लड़का करेगा या लड़की करेगी, तो आप एक कैटेगरी में बांट रहे हैं। और जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं, परंपरा पे चल रहे हैं, और परंपरा पे आपको नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा, सभी भाइयों को यह चीजें समझ में आ गई। 28 का ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर के लिए देखेंगे, 29 नंबर करा कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष, करा एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, करा उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या करा कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए दोस्त 29 नंबर और फिर जवाब। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक कक्षा कक्ष में मतलब बच्चा छोटे लेवल पे है, क्लासरूम में है, तो एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, जो बच्ची देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब 4-5-6 साल का बच्चा होगा, 4-5 साल का होगा, तो जब सबसे पहले बच्चा जाता है तो वह अपने घर के माहौल में ढला है और उसकी मातृभाषा ही सब कुछ है। तो आपको शुरू शुरू में उसे मातृभाषा से ही जोड़ के पढ़ाएं, जो उसका लोकल लैंग्वेज है। आप उसे अगर उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा उसमें निरस्ता आने लगी, बच्चा अपने आप को सेफ नहीं करेगा, उसे लगेगा मैं कहाँ पे आ गया हूँ, विद्यालय मेरे लिए जेल हो गया है। तो बच्चे को विद्यालय जेल नहीं बनाना है, बच्चे को ऐसा समझाइए कि बच्चा चाहकर भी विद्यालय को ना छोड़ पाए और बच्चा रोज आए, रेगुलर आए। तो आपको क्या करना है? एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह लाएगी क्या? उन्हें शामिल करना चाहिए, उन्हें आपको शामिल कर लेना चाहिए, पर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें इकट्ठा कर लेने के आधार पर बच्चों को फिर सिखाना चाहिए। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, नहीं अपेक्षा नहीं, उन्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई सब जब ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कैसे सीखे? देखिए वह बच्चा अभी कुछ उसको पता नहीं, विद्यालय के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। बस आपको अगर आप टीचर हैं तो बच्चे को जानकारी दीजिए, अच्छे से समझाइए, अच्छे से पढ़ाएंगे, चीजों को समझाएंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से समझेगा, चीजों को व्यवस्थित समझता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो ऐसी दिख रही है, सभी आपको लग रहा होगा सबके सब गलत हैं और सी ऑप्शन सबसे अच्छा है, या देखने पर ही आपको लग गया होगा मित्र, सभी साथियों को लग गया होगा। अब देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा देखेंगे। एक बच्चा
तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास, नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? करा सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, करा कि दंड आज्ञा के आधार पर, करा सार्वभौमिक के आधार पर, या फिर आपसे पूछ रहा है यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर? किसके आधार पर होगा दोस्त? अरे एक बच्चे जब एक तर्क प्रस्तुत करता है हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर दवाई की चोरी करता है तो उसे जेल भेज देना, तो दंड और आज्ञा के आधार पर चल रहा है, दंड और आज्ञा के आधार पर उसे क्या करना चाहिए? पकड़ा जाएगा और जेल भेज देना चाहिए, मतलब दंड देना चाहिए उसे। तो आपको दोस्तों आपको पता है जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, वह कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वह क्या है, वह 3 स्टेप में दिए थे, और 3 स्टेप में उनका आता है 4 से 10, और दूसरा आता है 10 से 13, और जो तीसरा आता है वो 13 से 16। तो पहले में वह कहते हैं कि पूर्व परंपरागत चलेगा, जिसपे नैतिकता बाहर से आएगी। नैतिकता क्या है कि वह करा कि दंड और आज्ञा के आधार पर, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपका पहले उन्होंने बताया दंड और आज्ञा के आधार पर, दूसरा बताया यांत्रिक सापेक्ष के आधार पर, जो डी ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्ष आधार पर वह कर रहा है, और डी कर रहा है कि तीसरा जो होगा आपको पता है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, और जो चौथा है दोस्त उसे हम जानते हैं कि कानून व्यवस्था, और पांचवा है उसे सामाजिक अनुबंध, और छठवां जो उसे हम जानते हैं सार्वभौमिक अनुबंध। आपको समझ में आ रहा है कि उसे जेल भेज देना चाहिए, तो क्या है जेल भेजना चाहिए मतलब दंड देना चाहिए। तो बी ऑप्शन नैतिकता किसके आधार पर कर रहा है? बी आधार पे कर रहा है, बिना सोचे समझे सिर्फ दंड के बारे में कह रहा है कि दंड और आज्ञा के आधार पर उसे करना चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको भाइयों को सभी साथियों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं जी दोस्त, आपको सारी चीजें या सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। सभी दोस्तों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी, मुझे आशा है विश्वास है कि आप सभी को ऐसे निरंतर आपको क्लास में अटेंड करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर अपने अपने कमेंट अपने क्लास जैसा भी आपको लगा हो अपने कमेंट अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, जिससे मुझे लगे कि आप बच्चे लोग सभी बच्चे अच्छे तौर पे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, फिर आप सभी का ये दायित्व है आपके ऊपर, मैं इस चैनल को छोड़ दे रहा हूं, बस आपका दायित्व है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और चीजों को सीखना है और पढ़ते रहना है। आपको निरंतर प्रैक्टिस क्लासेस दी जाएंगी, और आपको स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।